बेटा बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया हो ना। चलो एक बार थोड़ा सा ना लेट अपने हो गए। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही यार, क्या करें बताओ। कोई समाधान नहीं है इसका, है ना। कोई समाधान ही नहीं है। तो चलो खैर देखते हैं, अब नहीं हुई तो नहीं हुई। अब अपने को आज पढ़ना है क्या है। आज पढ़ना है अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन एंड द एटमोसफेयर ऑफ द सन। तो सन की आंतरिक संरचना सबसे पहले पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन ये अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। सूर्य, आप हेडिंग लिखे सूर्य और फिर लिखे सूर्य की आंतरिक संरचना। सूर्य की आंतरिक संरचना, ये टॉपिक आज अपना लिखो। आज इस टॉपिक को अपने शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, आंतरिक संरचना को आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में अपन सूर्य की आंतरिक संरचना को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सूर्य की आंतरिक संरचना को पूरा कर लेते हैं, सन के इंटरनल स्ट्रक्चर को आज पूरा कर लेते हैं। देखो सन के तीन पार्ट होते हैं। एक आपका होता है कौन सा, एक होता है आपका तीन पार्ट। अगर आप देखोगे सन के तीन हिस्से आपके ये जो होंगे, वो तीन हिस्से कौन कौन से होंगे। तो एक आपका सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है, उसको आप बोलते हैं कोर एरिया बोलते हैं, कोर जोन बोलते हैं, कोर जोन बोलते हैं, है ना। तो आपका कोर जोन बोलते हैं इसको, कोर जोन, कोर मंडल बोलते हैं। या कोर जोन सीधा आप लिख दो, कोई बात नहीं, कोर मंडल लिख दो, ठीक है ना। या आंतरिक मंडल इसको आप कह दो। दूसरा आप अगर देखोगे तो दूसरा कौन सा है आपका, आपका दूसरा संवहन मंडल है। संवहन मंडल है, कन्वेक्टिव जोन है, संवहन मंडल है, संवहन मंडल। कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, ठीक है ना। कन्वेक्टिव जोन है। एक और अगर आप देखोगे तो एक और आपका तीसरा आएगा, और इसको बोलते हैं विकिरण मंडल बोलते हैं, विकिरण मंडल बोलते हैं, विकिरण मंडल बोलते हैं, है ना। रेडिएटिव जोन है, रेडिएटिव, है ना, रेडिएटिव जोन है, ठीक है ना। एक रेडिएटिव जोन है। तो ये तीन प्रकार के आपके मंडल आ जाएंगे। तीन मंडल आ गए, एक कोर मंडल आ गया, कोर जोन आ गया। एक आपका कौन सा हो गया, एक आपका कौन सा हो गया दोस्तों, एक संवहन मंडल हो गया, संवहन मंडल हो गया, ठीक है ना। और एक आपका कौन सा हो गया, विकिरण मंडल हो गया, विकिरण मंडल हो गया। तो इस प्रकार से आपके तीन मंडल या तीन जोन आपके हो गए हैं। तीन जोन आपके हो गए। कौन कौन से जोन हो गए आपके, तीन जोन। तो ये तीन जोन आपके हो गए, एक कोर जोन हो गया, एक संवहन मंडल हो गया, एक विकिरण मंडल हो गया। तीन पार्ट आपके हैं। कोर आप देखोगे तो सबसे आंतरिक भाग होता है, सबसे इंटरनल जो पार्ट होता है, सबसे अंदर का भाग होता है, सबसे बीच का जो भाग होता है, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जिस भाग में न्यूक्लियर फ्यूजन, यही वो पार्ट है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिर नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो जिस क्षेत्र में नाभिकीय संलयन आपका संपन्न होगा, की क्रिया ना, नाभिकीय संलयन प्रोसेस होती है यहाँ पर, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, है ना, ये आपकी होती है जिस जोन में, ये प्रक्रिया होती है किस जोन में, कोर जोन के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोर जोन में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आपकी संपन्न होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पर होती है वो आपका आएगा न्यूक्लियर कोर आएगा ना। तो कोर आ गया, दूसरा विकिरण मंडल आ गया, तीसरा आपका संवहन मंडल। अब एक बार आप देखो, अच्छा, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण संवहन के रूप में होता है। तो संवहनीय धाराओं के रूप में जब होगा, कन्वेक्शनल करंट के रूप में एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसलिए उस भाग को हम कह देंगे कौन सा, उसको बोल देंगे कन्वेक्टिव जोन बोल देंगे, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि आपका रेडिएटिव जोन है। तो रेडिएटिव जोन कौन सा होगा, जहां ऊर्जा का स्थानांतरण जो कैसे हो, तो हीट ट्रांसफर जहां पर कैसे हो, रेडिएशन के माध्यम से हो, विकिरण के माध्यम से हो। तो ये आपके बेटा तीन जो है, ये तीन पार्ट आपके सामने हैं। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहला पार्ट, इसको आप कहते हैं कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, कन्वेक्टिव जोन, है ना, कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, ठीक है ना, कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। और यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी, कन्वेक्शन प्रोसेस, है ना। तो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन प्रोसेस, हीट ट्रांसफर बाय, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन से आपकी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा ना। ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊर्जा का, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेना। मैं दोनों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, आप देख रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो ऊर्जा का स्थानांतरण संवहनीय धाराओं के द्वारा, कन्वेक्शन, है ना, संवहनीय धाराओं से, संवहनीय धाराओं के रूप में, संवहनीय धाराओं के रूप में होता है, संवहनीय धाराओं के रूप में होता है,
संवहनीय धाराओं के रूप में होता है। तो संवहनीय धाराओं के रूप में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, उसी भाग को हम बोलते हैं कौन सा, उसी भाग को हम बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, विकिरण मंडल आप बोलते हो, ठीक है ना। एक आपका जो है आपका संवहन मंडल या कन्वेक्टिव जोन, ठीक है ना, संवहन मंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। संवहन मंडल आपका हो गया, संवहन मंडल हो गया, ठीक है। फिर आप देख लो, आप फिर एक और देख लो आप, रेडिएशन के माध्यम से होता है ना। अरे ये तो तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर बीच वाला हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका रेडिएटिव जोन होता है, रेडिएशन के रूप में होता है। और ये आपका रेडिएटिव जोन है, रेडिएटिव, रेडिएटिव जोन हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, ठीक है। ये आपका रेडिएटिव जोन या आपका कौन सा हो गया, विकिरण मंडल हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, विकिरण मंडल हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के, कुल मिलाकर के आपका, कुल मिलाकर के मामला यहाँ तक का ये हो जाता है। तो एक बार आप इस डायग्राम को बना लो और इसको एज इट लिखो, जैसे मैंने लिखा है ठीक वैसे के वैसा आप लिखो, एक बार इसको बनाओ ऐसे का ऐसा सेम। ये डायग्राम आप सब बना लो एक बार। कोर हो गया, कोर के बाद में दूसरा कौन सा हो गया, रेडिएटिव हो गया, विकिरण मंडल हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, संवहन मंडल हो गया। अब इनको लेकर के अपने एक 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 करके बात करेंगे, ठीक है ना। अब एक एक करके बात करेंगे कि सब कोर क्या है, रेडिएटिव क्या है और कन्वेक्टिव क्या है, मतलब कोर जोन क्या है, विकिरण मंडल क्या है, संवहन मंडल क्या है, इन सब के बारे में अपने बात करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाओ, और सबसे पहले आप आ जाओ, और सबसे पहले आप अगर आओगे तो सबसे पहले आप आओ किस पर, तो सबसे पहले में आप आ जाओगे, इसके ऊपर आ जाओगे आप, भाई कहाँ है डाउनलोड यार, मिल नहीं रही है, बताओ कितनी बड़ी बात है, पीडीएफ कहाँ गई फिर। चलो चलो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, अपने वैसे लिख लेते हैं ना, चीज़ों को वैसे लिख लेंगे। तो कोर जोन आप सबसे पहले लिखो, कोर जोन, ठीक है ना। तो कोर जोन में आप लिखो 1 नंबर हेडिंग, सबसे पहले आप हेडिंग लिखो कोर जोन, लिखो कोर जोन, ठीक है। कोर को लिखो, है ना, ठीक है। कोर के बारे में आप लिखो कोर जोन, हेडिंग लिखो 1 नंबर कोर जोन, ठीक है। हेडिंग लिखो आप कोर जोन। सबसे लिखो कोर जोन, लिखो कोर जोन, सबसे पहले लिखो कोर जोन, कोर जोन लिखो, कोर मंडल लिखो, है ना। तो आंतरिक मंडल या अंतरतम मंडल, तो लिखो सूर्य का सबसे, सूर्य का केंद्रीय भाग, सूर्य का केंद्रीय भाग है, सूर्य का केंद्रीय भाग है ना, केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन, है ना। फिर आप लिखोगे इसमें, इसमें नाभिकीय संलीन प्रक्रिया संपन्न होती है, नाभिकीय संलीन, इसमें लिखो ना, इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया संपन्न होती है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया संपन्न होती है, नाभिकीय प्रक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है ना। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस लिखो बेटा, लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कंप्लीटेड इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट। अच्छा एक चीज बताओ, जिस भाग में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा इसका मतलब ब्लास्ट होंगे बहुत बड़े बड़े, भाई न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हो, नाभिकीय संलयन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो क्या रहा है इसमें,
इसमें हाइड्रोजन के 4 अणु या 4 नाभिक क्या बनाते हैं, 4 न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन मेक ए हीलियम न्यूक्लियाई, है ना। तो नाभिक की संलयन में क्या होगा, 4 नाभिक मिलेंगे हाइड्रोजन के, और एक जो है वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे आपका हीलियम नाभिक बना लेंगे, ठीक है ना। सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20% है, सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20%, सूर्य के कुल द्रव्यमान का कितना है, 20% है। सूर्य के कुल द्रव्यमान का कितना परसेंट है, का 20% है, 20% है ना। तो 20% ऑफ 20% ऑफ द होल मास ऑफ द सन, मास ऑफ द होल मास ऑफ द सन, है ना। सूर्य के कुल द्रव्यमान का कितना है, तो सूर्य के कुल द्रव्यमान का कितना है, 20% है ना, 20%। फिर आप देखो इसके बाद में, और आप देखो इसके बाद, फिर आप कहोगे कि इस हिस्से में जो तापमान है 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना। टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट, है ना, तो आप लिखो इस हिस्से का तापमान, इस हिस्से का तापमान कितना है, तो इस हिस्से का तापमान 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट इज 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये इसका सब क्या टेम्परेचर है। आप एक काम करो, सबसे पहले इस सारी बातों को आप लिखो। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, सूर्य का केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन, एक बात होगी। सेकंड थिंग है नाभिक के संलयन प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है, दूसरी बात होगी। सूर्य कुल द्रव्यमान का 20%, तीसरी बात होगी। और तापमान बहुत हाई है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ये कुल मिलाकर के आपकी सारी जानकारी इसके बारे में हो गई। फिर आप लिखो, आप विकिरण मंडल लिखो या रेडिएटिव जोन लिखो, है ना। तो कोर में उत्पन्न ऊर्जा कोर में जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसका स्थानांतरण इस भाग में जो है वो विकिरण के माध्यम से या विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो आप दूसरा पार्ट लिखो, सेकंड पार्ट लिखो, और सेकंड पार्ट में आप लिखो कौन सा, तो सेकंड पार्ट में आप लिखो कौन सा लिखोगे, रेडिएटिव, है ना, विकिरण मंडल लिखो। दूसरा विकिरण मंडल लिखो, विकिरण मंडल लिखो, विकिरण मंडल लिखो, है ना। रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन लिखो। और रेडिएटिव जोन में आप क्या लिखोगे, इसमें लिखो इसमें इस मंडल से, इस मंडल से, इस मंडल में कोर क्षेत्र से, कोर क्षेत्र से इस मंडल से ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम, विकिरण के माध्यम, विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से होता है, विकिरण के माध्यम से होता है, विकिरण के माध्यम से होता है, के माध्यम से होता है, के माध्यम से होता है ना। विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से होता है, ठीक है। तो आप कहोगे द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम दिस पार्ट by the electromagnetic radiation, so it is called radiative zone, है ना। so it is called radiative zone। तो विकिरण मंडल भाई, विकिरण के रूप में ऊर्जा का जब स्थानांतरण होगा
तो उस मंडल को हम क्या बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे आपका विकिरण मंडल बोल देंगे, ठीक है ना। विकिरण मंडल आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है आपका कौन सा, कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन आएगा। थर्ड आपका कन्वेक्टिव जोन, और थर्ड जो है कन्वेक्टिव जोन, इसको अगर आप देखोगे तो देखो इसमें संवहन मंडल, ठीक है। तो तीसरा आप लिखें संवहन मंडल, ठीक है। तीसरा आप लिखो संवहन मंडल, है ना। संवहनी धाराओं के रूप में एनर्जी का ट्रांसफर जब होगा, तो तीसरा लिखो संवहन मंडल, संवहन मंडल। और संवहन मंडल की अगर बात करें तो कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल, इस पर आप आ जाओ एक बार, संवहन मंडल के ऊपर आप आ जाओ। और संवहन मंडल पर आप आओगे तो देखो इसमें क्या सिस्टम बनेगा, इसमें क्या सिस्टम बनेगा आपका, तो इसमें थोड़ा ध्यान दो संवहन मंडल के ऊपर। संवहन मंडल में आप आओगे तो इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है ना। और इस भाग में ऊर्जा का ट्रांसफर जो होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, वो संवहन तरंगों के रूप में होगा, है ना, कन्वेक्टिव करंट के रूप में। तो इसमें इस भाग में ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण संवहनीय धाराओं के रूप में होता है, संवहनीय, संवहनीय धाराओं के रूप में होता है, 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 संवहनीय धाराओं के रूप में होता है ना, संवहनीय धाराओं के रूप में होता है, ठीक है, संवहनीय धाराओं के रूप में होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from this part by the convective currents, तो कन्वेक्टिव करंट के रूप में जब इसका स्थानांतरण होगा 2 लाख 2 मिलियन, 2 मिलियन, टेम्परेचर कितना होगा इस भाग में, टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान कितना होगा 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा, तापमान होगा, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बताओ जल्दी से, अगर लिख लिया हो तो अगर फटाफट फटाफट एक बार बोल दो, जल्दी से बताओ आप एक बार, अगर लिख लिया हो तो एक बार बता दो, ताकि फिर अपने आगे बात कर सके, आगे बात कर लेंगे फिर। ये वाला एक बार लिख लो, संगीता, ना ना ना, अरे बच्चे ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है ना, वो ना स्टूडियो का फर्क हो जाता है है ना, वो स्टूडियो का फर्क हो जाता है। कुछ स्टूडियो से ना क्लासें वाकई में अच्छी जाती हैं, कुछ स्टूडियो से क्लासें उतनी अच्छी नहीं जाती हैं, सच्ची में, लिटरली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है इसमें ना बिल्कुल पूरा नीरस सा स्टूडियो है, चमकता नहीं है, मतलब ठीक से दिखता नहीं टीचर, है ना, प्रॉपर, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मतलब सही में ऐसा होता है। कुछ स्टूडियो जितने अच्छे होते हैं कि खराब भी पढ़ाएंगे तो भी आपको अच्छा, अब जो अगर सामने बैठे होते तो आपको लगता है हाँ सर बढ़िया मजा आ रहा है, अगर सामने बैठे हो तो आपको लगता है मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्टूडियो ये ऐसा मनहूस टाइप का सा है, बताओ क्या करें, है भाई। चलो अब इन तीनों चीज़ों को दोबारा से एक बार वापस समझते हैं। हमने देखा कि सन के इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे अर्थ का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो दोस्तों अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के 3 पार्ट हैं। जैसे अर्थ के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कोर होता है, फिर आपका मेंटल होता है, सबसे आउटर कौन होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है। तो एक जैसे ये होता है ठीक उसी प्रकार दोस्तों आप अगर पाओगे तो दूसरी ऐसे ही आपको मिलेगा कि सन का भी अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, और सन के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे अंदर का जो भाग है, सबसे अंदर के भाग को हम किस रूप में जानते हैं, कोर जोन के रूप में इसको हम जानते हैं, इसको हम कोर जोन बोलते हैं। कोर जोन जो आपका होता है, कोर जोन दोस्तों, अगर इस कोर जोन की बात करते हैं, इस अगर कोर जोन की बात करें हम, तो इस कोर जोन की अगर बात करें
तो देखो ये जो कोर जोन है आपका, इसको अगर आप देखोगे तो सूर्य का सबसे केंद्रीय भाग है ना। एक बात होगी आपकी। दूसरी बात करोगे, इसमें नाभिकीय संलीन प्रक्रिया संपन्न होती, नाभिकीय संलीन प्रक्रिया संपन्न होती है कि नहीं है। फिर आप देखोगे कि साहब इसमें कुल द्रव्यमान, सूर्य कुल द्रव्यमान का कितना परसेंट है, 20%। सूर्य के कुल द्रव्यमान का कितना परसेंट है, 20% के आसपास है। फिर आप देखोगे इसके बाद में कि साहब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बात। दूसरी बात अगर करते हैं तो दूसरा एक मंडल आया जिसको आपने नाम दिया कौन सा, जिसको नाम दिया आपने कौन सा, विकिरण मंडल नाम दिया। इसमें ऊर्जा का हस्तांतरण किसके रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में होता है। और एक संवहन मंडल आपका कन्वेक्टिव जोन है, और कन्वेक्टिव जो जोन है ना, इस भाग में ऊर्जा का हस्तांतरण संवहनीय धाराओं के रूप में होता है, संवहनीय धाराओं के रूप में होता है। तापमान इसका भी बहुत हाई होता है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका सारा का सारा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा सिस्टम आपका आ जाएगा। हो गया, चलो अब हम चलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सब एटमोसफेयर ऑफ द सन। जब आप एटमोसफेयर की बात करेंगे तो सन के एटमोसफेयर की अगर बात करोगे तो आओ एटमोसफेयर के ऊपर बात करते हैं, एटमोसफेयर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका आ गया एटमोसफेयर ऑफ द सन। एटमोसफियर, एटमोसफियर ऑफ द सन, ऑफ द सन है ना, सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल, ये अपने को पढ़ना है, सूर्य का वायुमंडल। ठीक है, सूर्य का वायुमंडल। ठीक है, सूर्य का वायुमंडल, इसमें आपके ना तीन चीजें आपकी आती है। एक आता है आपको फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर आता है, इसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल बोलते हैं। दूसरा एक और हिस्सा आता है दोस्तों, दूसरे हिस्से का बच्चा नाम क्या है, इसका नाम है दूसरे का, इसको बोलते हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल। और एक और हिस्सा इसका आता है वर्णमंडल, इस क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर है। और एक और आपका आता है, और एक आता है कौन सा, कोरोना, कोरोना। ठीक है, एक आता है आपका कोरोना, कोरोना, कोरोना आता है, कोरोना कोरोना ही बोलते हैं, कोरोना को कोरोना ही बोलते हैं। ठीक है, कोरोना को कोरोना ही बोलते हैं। ठीक है ना, चलो कोरोना को कोरोना बोलते हैं। आओ एक बार सबसे पहले प्रकाश मंडल पर आते हैं, प्रकाश मंडल पर आते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल पर आते हैं, क्या सिस्टम प्रकाश मंडल का देख लेते हैं एक बार। तो पहले आए किसके ऊपर, प्रकाश मंडल पर आए ना, तो प्रकाश मंडल पर आ पाओ। सबसे पहला पार्ट आपका ये आ गया प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल दिखता है अपने को सबसे पहले, फोटोस्फीयर दिखता है, फोटोस्फीयर। मतलब यहाँ से ऊर्जा फोटोन्स के रूप में निकलती है, और मतलब ऊर्जा के जो बंडल्स हैं फोटोन्स के रूप में जो ऊर्जा निकलती है, इसलिए इस भाग का नाम पड़ा है। और इसका नाम पड़ा है कौन सा, फोटोस्फीयर नाम पड़ा है, प्रकाश मंडल नाम पड़ा है। ठीक है ना, प्रकाश मंडल, क्लियर, इसका नाम पड़ा है प्रकाश मंडल। सूर्य का बाहरी क्षेत्र का वह हिस्सा जो हमें बाहर से दिखाई देता है, वह हिस्सा जो दिखाई देता है ना, जो हमें दिखाई देता है,
दिखाई देता है ना, जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है ना, तो आउटर पार्ट, विजिबल आउटर पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ सन, या फिर आप इसको कह सकते हो सरफेस ऑफ द सन, सरफेस ऑफ द सन, सूर्य की सतह। सतह हमें जो दिख रही है ना, इसके ऊपर दोस्तों होते हैं सन स्पॉट। इस भाग में सन स्पॉट दिखाई देते हैं, सौर कलंक। इस भाग में सौर कलंक या सौर धब्बे दिखाई देते हैं। है ना, तो सन स्पॉट्स आर विजिबल ऑन दिस सरफेस। इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलेंगे, सन स्पॉट। बेटा सन स्पॉट मिलेंगे, सन स्पॉट। अब ये होते क्या है, देखो, सूर्य के सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं। चलो देखो एक बार, इस तरीके से आपको ये दिखेंगे सौर कलंक, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सौर कलंक दिखेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सन के अंदर होल हो गया हो, छिद्र हो गया हो, ऐसा दिखेगा आपको ये, ठीक है ना। लगने को ऐसा लगेगा जैसे सूर्य के अंदर कोई होल हो गया हो, कोई इस तरीके से। तो ये धब्बे टाइप से दिखते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। यही होते हैं तुम्हारे सन स्पॉट, यही है सन स्पॉट। तो ये नासा क्या लिखता है, नासा की जो साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो है, एसडीओ नासा का, वो क्या लिखता है, सन स्पॉट्स दे आर, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ देखो, इसमें देखो, इसको पढ़ते हैं एक बार। सन स्पॉट्स दे आर, दे लुक्स लाइक डार्क होल्स इन द सन। सूर्य के अंदर एक गहरे होल के समान दिखाई देते हैं, बट दे आर एक्चुअली एरिया दैट आर स्लाइटली कूलर देन द सराउंडिंग फोटोस्फीयर। आसपास के फोटोस्फीयर की तुलना में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। इनका तापमान मात्र केवल, जैसे इसका 5500 से 6000 डिग्री के आसपास तापमान होता है किसका, फोटोस्फीयर का, आउटर सरफेस का। इनका 1500 डिग्री के आसपास तापमान होता है, ठीक है। सन स्पॉट्स आर क्रिएटेड वेयर बिट्स ऑफ द सन मैग्नेटिक फील्ड पोक आउट फ्रॉम द इंटीरियर इनटू द सन्स एटमोस्फेयर। मतलब सूर्य के जो फोटोस्फीयर है जहाँ से आपकी क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से जनरेट होता है ना, मैग्नेटिक चुंबकीय धाराएं, विद्युत चुंबकीय धाराएं जहाँ से निकलती हैं, उस क्षेत्र में इनका निर्माण होता है। लास्टिंग फ्रॉम डेज द मंथ्स, सन स्पॉट रेंज इन साइज फ्रॉम 1000 से लेकर के कितना, 1,00,000 मील, इतना इनका साइज हो सकता है। 1000 मीटर से लेकर के एक 1000 मील से लेकर कितना हो सकता है ये आपका, मतलब 1600 किलोमीटर से लेकर के और 1,60,000 किलोमीटर तक इसका एरिया हो सकता है। तो ये सन स्पॉट क्या है, तो सूर्य के प्रकाश, सन स्पॉट जो है ना, ये क्या है सन स्पॉट, तो लिख दो सन स्पॉट्स, सन स्पॉट्स। इसको अलग से पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ पर केवल इतना लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे, अलग से पढ़ाएंगे आपको। इसमें अपन क्या कह रहे हैं इसमें, सन स्पॉट या सौर धब्बे है, सौर कलंक, हिंदी वाले बच्चे लिख रहे हैं सौर कलंक। सूर्य के सतह के सबसे ठंडे क्षेत्र हैं, सबसे ठंडे क्षेत्र हैं, सबसे ठंडे क्षेत्र है ना, ठीक है, सबसे ठंडे क्षेत्र है, ठीक है, सबसे ठंडे क्षेत्र है, राइट, सबसे ठंडे क्षेत्र है। बस केवल इतना ही लिख दो आप, है ना। तो जो है
इनका तापमान लगभग 500 डिग्री के आसपास मिलता है, 1500 डिग्री के आसपास इनका तापमान मिलता है। तो दे आर एक्चुअली दे आर देन द सराउंडिंग फोटोस्फीयर। चलो इसको लिख लो आप एक बार, फिर चलते हैं अगले भाग के ऊपर। अगला भाग क्या है आपका? अगला वर्णमंडल है, क्रोमोस्फीयर है। इसको आप एक बार लिख दो बच्चा, इसको आप एक बार लिख दो। लाइट नहीं जाती है, वो लाइट नहीं गई थी, वो मतलब हमने डार्क किया था, कुछ काम करना था पीछे से टेक्निकल टीम को। हो गया सबका? आगे चले, आगे आओ। अगला मंडल है आपका कौन सा? क्रोमोस्फीयर। अगला लिखो दूसरा, ये लिखो क्रोमोस्फीयर, लिखो क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर लिखो क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल जब छिप जाता है ना, जब प्रकाश मंडल छिपता है, प्रकाश मंडल कब छिपेगा? ये कब छिपेगा बताओ? ये कब छिपेगा? ये वाला हिस्सा कब छिपेगा? जब चंद्र ग्रहण आ जाए, जब ग्रहण लग जाए, है ना, सूर्य ग्रहण हो जाए ना। जब सूर्य ग्रहण हो जाए तो सूर्य ग्रहण के समय पर जब पूरा का पूरा सूर्य ढक लिया जाता है, किसके द्वारा? पूरा का पूरा सूर्य ढक लिया जाता है, किसके द्वारा? ये ढक लिया जाए किसके द्वारा? तो पूरा सूर्य कौन ढक ले? तो पूरा का पूरा जो सन है, पूरा जो फोटोस्फीयर है तुम्हारा, उसको कौन ढक लेगा? तो फोटोस्फीयर को जब ढक लेगा कौन, है ना, देखो, जब फोटोस्फीयर जब आपका ढक दिया जाए ना, फोटोस्फीयर, तो साइड में लाल 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 रंग, जब आपका प्रकाश मंडल ढक गया, भाई प्रकाश मंडल दिख रहा है किसी को? क्या नहीं दिख रहा है? तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और पूरा का पूरा प्रकाश मंडल ढक दिया जाएगा, तो साइड साइड में लाल लाल रंग की अंगूठी के समान एक जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसे ही हम वर्णमंडल के रूप में जानते हैं। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाए, टोटल सोलर एक्लिप हो जाए, तो टोटल सोलर एक्लिप जब हो जाता है तो साइड साइड में लाल लाल रंग की ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्रोमोस्फीयर के रूप में जानते हैं। इसे हम क्रोमोस्फीयर बेटा बोलते हैं, इसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, इसको ये क्रोमोस्फीयर इसको बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्रोमोस्फीयर क्या है, आओ एक बार इसको लिख लेते हैं ना। तो क्रोमोस्फीयर लिखो आप, इसमें एक धुंधली लाल अंगूठी के समान के रूप में, एक धुंधली लाल अंगूठी के रूप में पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, एक धुंधली लाल अंगूठी के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है जब प्रकाश मंडल छिप जाता है, जब प्रकाश मंडल छिप जाता है, जब प्रकाश मंडल छिप जाता है, धुंधली लाल अंगूठी के रूप में दिखाई देता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जब प्रकाश मंडल छिप जाता है, जब प्रकाश मंडल छिप जाता है। क्रोमोस्फीयर आपका ये कहलाएगा ना। तो आप कहोगे द क्रोमोस्फीयर अपीयर्ड एज ए faint red ring during total solar eclipse when the photosphere is hidden, when the photosphere is hidden, है ना। अरे तुम डर जाओ ना, मैं देखूंगा ना वो कहाँ पर फोकस करना है। प्लीज फोकस द एनसीईआरटी, मैं देखूंगा बच्चा, मैं देखूंगा बेटा कहाँ क्या फोकस करना है। आपका काम है सिर्फ लिखना, इसको लिखो आप, और आपका काम है समझना सीखना। तो आप लर्निंग का काम करो, टीचिंग का काम मैं कर लूंगा, ठीक है ना। आप सीखने का काम करो। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आपका आता है कोरोना। कोरोना आता है ना, कोरोना। तो कोरोना जब आएगा, देखो कोरोना क्या होगा। कोरोना का मतलब बिल्कुल वो नहीं है
कोरोना का मतलब वो नहीं है जो आपका ये वाला कोरोना आया था अभी 19-20 में, वो नहीं है। तो देखो सूर्य के वायुमंडल की सबसे आउटर मोस्ट और सबसे बड़ी लेयर है, जो सफेद रंग का ये प्रकाश आपको दिख रहा है इसके। तो ये जो सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य तो ढक गया पूरा पूरा, सन तो आपका ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया, सन तो छिप गया पीछे, है ना। टोटल सोलर एक्लिप, ये स्थिति दिखा रहा है कि टोटल सोलर एक्लिप, टोटल पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सफेद चमक के रूप में दिखाई देता है ना। तो ये कोरोना किसके रूप में दिखेगा, तो सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी आउटर मोस्ट एंड लार्जेस्ट लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सफेद रंग के रूप में ये दिखाई देती है, इसे हम कोरोना बोलते हैं। बेटा तुम ऐसे कैसे लिख दो, ऐसे का ऐसा लिख दो, एज इट ज्यो का त्यों लिख दो, एक बार जैसे मैंने लिखा है वैसे का वैसा आप लिखो एक बार इसमें। चलो, हाँ उसको खुद पढ़ो एनसीईआरटी को ना, प्लीज आप एनसीईआरटी को अपने स्तर पर पढ़ो, आप बेटर महसूस करेंगे ना। वहां पर कई चीजें दे भी नहीं रखी हैं, तो मैं तो डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये है। सबने लिख लिया ना, चलो बच्चा सबने लिख लिया। अब चलते हैं कुछ और आगे बातें करते हैं इसके बारे में, और आगे देखते हैं। और अब एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, तो थोड़ा सा आइए एक बार हम थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या वास्तव में, है ना। और ये फिर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास जब हमारी होगी कल, तो कल की जो क्लास होगी, तो कल की क्लास में फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सारे प्लैनेट्स के बारे में शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो एक घटना आती है, और ये घटना होती है अरोरा, अरोरा घटना होता है, अरोरा ध्रुवीय प्रकाश ज्योति घटना, ध्रुवीय प्रकाश ज्योति, ध्रुवीय प्रकाश ज्योति घटना होती है, अरोरा घटना जिसको बोला जाता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दो। आपने कभी सुना होगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देता है, और जो पोलर रीजन है उनके अंदर जो रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देगा, उस रंग बिरंगे प्रकाश की घटना को ही हम अरोरा घटना कहते हैं। इस घटना को, जो आपका उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, इस उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में सुमेरु, सुमेरु ज्योति, अरोरा बोरियलिस, और जो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है उसको कुमेरु ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं ना, या कुमेरु ज्योति और सुमेरु ज्योति। उत्तरी ध्रुव पर कुमेरु, सुमेरु, दक्षिणी ध्रुव पर कुमेरु, रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है, और अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है ना, आयन मंडल के अंदर सामान्यतः घटना आपको देखने को मिलेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्रुवीय क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपरी भागों में घटित होने वाली एक विशिष्ट घटना है, जिसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में सुमेरु ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में कुमेरु ज्योति के नाम से जाना जाता है। देयर इज ए स्पेशल फिनोमिना दैट अकर्स इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ पोलर रीजन which is called aurora borealis in north pole region and aurora australis in south pole region। ये आपका मामला है। अब चलो आओ इस पर बात करना शुरू करते हैं, और इस पर बात करना शुरू करें। तो ये तो आप सामान्यतः जनरली लिख लेंगे। अब इस घटना को मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है सन हमारा, ये सन है, इस सन से निकलती है सोलर विंड्स, निकलती है सौर पवनें निकलती हैं, यहाँ से निकलती है आपकी सौर पवनें, सोलर विंड निकलती है, सौर पवन। और जब ये सौर पवनें निकलती हैं, तो ये सौर पवनें निकलती हैं, इधर से निकल रही सौर पवनें,
ये सौर पवनें पृथ्वी पर नहीं पहुंचेंगी। ये सौर पवनें पृथ्वी पर क्यों नहीं पहुंचेंगी? क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है ना, चुंबकीय मंडल है, वो मैग्नेटोस्फीयर इनको क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, ये इनको डाइवर्ट करेगा। और जब ये बहुत मतलब स्ट्रोंग हैवी स्ट्रोंग सोलर फ्लेम्स जब एंटर करती हैं, तो आप जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है बिगड़ जाता है। होता ही नहीं होता है, बताओ, नुकसान होता है पृथ्वी के ऊपर। तो आप पाओगे कि जब सोलर विंड्स एंटर करती है, तो अर्थ का ये मैग्नेटोस्फीयर है, अर्थ का ये मैग्नेटोस्फीयर है, मैग्नेटिक रीजन है ये अर्थ का, है ना। ठीक है, ये मैग्नेटोस्फीयर है ना, आप इसको कहोगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला। तो जब ये सोलर विंड आएंगी, तो ये इसको क्या करेगा, सोलर विंड को डाइवर्ट करेगा, ठीक है ना, डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा। लेकिन कुछ सोलर विंड एंटर करती हैं किस तरफ, इस रीजन में, इस भाग में, जहाँ पर ये, जहाँ से निकल रही है ना, ऐसे आप देखो पोल से निकल रही है, तो ये एंटर कर जाती है कहाँ पर, जब यहाँ पर ये एंटर करेंगे, जो पोल्स रीजन है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब यहाँ पर एंटर करेंगे ना वास्तव में, तो यहाँ पर एंटर करने की स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर जब एंटर करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रकाश की घटना होती है, रंग बिरंगे प्रकाश की घटना घटित होती है, जिसको हम अरोरा की घटना के रूप में जानते हैं। भाई यहाँ तो एंटर कर नहीं पाएंगे, तो ये एंटर निकलती हुई कहाँ एंटर कर जाती है, इधर पोल्स की तरफ एंटर कर जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इसी घटना को अरोरा के नाम से हम जानते हैं ना, इसको हम अरोरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, अरोरा के नाम से जानते हैं। चलो देखो, ये आपको दिखेगा इस तरीके से, ऐसे देखो, अब आप ऐसे देखो, आप इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर ये सिस्टम बनेगा। तो ये देखो फोटोन्स के रूप में ये आपकी ये आ रही है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका फोटोस्फीयर हो गया। यहाँ से सोलर विंड निकलेगी, देखो ये लिख रखा है इनकमिंग सोलर विंड्स पार्टिकल्स, ठीक है ना, और ये यहाँ से निकलती हैं, और ये कुछ डाइवर्ट हो जाती हैं। देखो ये डाइवर्जन दिखा रखा है ना, इसका डाइवर्जन दिखा रखा है, तो डाइवर्ट होती दिख रही है ना, है ना। तो यहाँ से आपको दिख रही है, और फिर आप देखो ये एंटर कर जाती है कुछ यहाँ पर, इधर पोल रीजन में जब एंटर करती है, तो यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पर ये प्रकाश की घटना घटित होगी, ठीक है ना। चलो, तो ये कुल मिलाकर के आपकी सोलर विंड्स आ रही है ना, तो ये आपकी आ रही है सोलर विंड्स, कुछ कुछ पल्ले पड़ा होगा थोड़ा बहुत। अब अपने एक बार देखते हैं कि प्रकाश की घटना क्यों घटित होती है, ऐसा इनके अंदर क्या होता है, इन विंड के अंदर, ठीक है। तो बेटा इसको देखो एक बार आप, देखो क्या हो रहा है जब सौर पवने जो सोलर विंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इन सौर पवनों के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। और जब ये पृथ्वी के आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में प्रवेश करती हैं, तो आवेशित नाइट्रोजन से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, अरोरा। ध्यान रखना, अर्थ का जो चार्ज नाइट्रोजन पार्टिकल्स हैं, उनके साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आकर टकराएंगे, तो दोनों टक्कर की वजह से रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होगा, और उसी घटना को बेटा हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अरोरा घटना कहते हैं। व्हेन सोलर विंड एंटर्स इन द अर्थ ionosphere, कलरफुल ब्राइट लाइट इज प्रोड्यूस अराउंड द पोल्स विच इज कॉल्ड अरोरा, ठीक है ना। और आयनोस्फीयर में क्या है, हमारे आयनोस्फीयर में क्या है, कंटेन्स चार्ज नाइट्रोजन, और जो सोलर विंड में क्या है, विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये जो घटना होती है, ये हमारी अरोरा की घटना हो गई है। अरोरा की घटना बहुत महत्वपूर्ण है ना। लद्दाख के अंदर भी कुछ समय पहले इस घटना को देखा गया था, लद्दाख के अंदर भी इसको देखा गया था। अब आप जो है इसको लिख लेना, और इस डायग्राम को बना लेना,
ठीक है ना। अब चूंकि ये डायग्राम तो बनेगा नहीं आपसे, है ना, और इसको लिख लेना आप, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कहाँ पर क्या लिखना है आपको। यहाँ पर बच्चे आपको लिखना है ये वाला। ये तो मैंने आपको डिजिटल डायग्राम तो इसलिए दिखा दिया ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, बाकी डायग्राम तो यही बनेगा, बताओ ठीक है नहीं। तो इसको आप लिख लेना, तो इस डायग्राम को बना लेना। बाकी की फिर बातें अपन करते हैं कल की क्लास में, ठीक है। कल प्लैनेट्स क्या होते हैं और प्लैनेट्स को लेकर के सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।